हेलो एवरीवन, बेटा क्या हाल चाल आपका। स्वागत है आपका आपके खूबसूरत से चैनल एग्जाम केमिस्ट्री में, जहां हम पढ़ रहे हैं बेटा अपना 12th क्लास बायोलॉजी की जो बेटा इंपॉर्टेंट टॉपिक को पढ़ेंगे आज। अब इसमें बेटा इंपॉर्टेंट टॉपिक वाली सीरीज स्टार्ट हो चुकी है, जिसमें सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक को बायोलॉजी के हम कवर कर लेंगे। यहाँ देखिए, संपूर्ण किताब के दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, हाँ बिल्कुल सही। और फ्री नोट्स नोट्स भी फ्री दिए जाएंगे बेटा। और कितने नंबर पक्के? 20 नंबर पक्के। अगर इस वाली क्लास को देख लिया तो 20 नंबर पक्के बेटा है। देखिए, चलिए, तो इसमें बेटा सबसे पहला जो हमने टॉपिक लिया है वो है आवृत बीजी पौधों में नर युग्मकों भित्त के विकास का बेटा क्या है, संक्षिप्त वर्णन लिया है बेटा। संक्षिप्त वर्णन, ठीक है। तो इसमें आपको बताते हैं, सबसे पहले मैंने आपको बेटा थोड़ा बताया भी है। आप अब इधर देखिए क्या है बेटा। इसमें आपको पेपर में किस तरीके से लिख के आना है वो ध्यान रखेंगे, अगर इस तरीके का क्वेश्चन आता है तो। कि पराग कोष के स्फुटन के समय, स्फुटन माने होता है बेटा फटना। स्फुटन माने होता है फटना। पराग कोष के स्फुटन के समय मध्य स्तर व टेपिटम स्तर नष्ट हो जाते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट। पराग कोष के फटते समय क्या क्या नष्ट हो जाएंगे बेटा, ध्यान रखेंगे। पराग कोष के बेटा किसके, ये पराग कोष के स्फुटन के समय कौन कौन? मध्य मध्य स्तर, एक मिनट बेटा। पराग कोष के स्फुटन के समय कौन कौन से? अरे, मध्य स्तर व टेपिटम स्तर क्या होंगे बेटा? मध्य स्तर व टेपिटम स्तर नष्ट हो जाते हैं। मध्य स्तर व टेपिटम स्तर नष्ट हो जाते हैं। इससे क्या होगा बेटा? इस प्रकार देखिए, मैंने आपको बताया था पराग कोष में 4 भित्तियां होती हैं, नहीं बताया? आप सुन लीजिए। एपिडर्मिस, एंडोथीसियम, मिडिल लेयर और टेपिटम। ठीक है बेटा। तो क्या होगा बेटा, जब पराग कोष का स्फुटन होगा या पराग कोष फटेंगे तो मध्य स्तर और टेपिटम स्तर क्या हो जाएंगे बेटा? नष्ट हो जाते हैं। इससे क्या होगा बेटा? इस प्रकार पराग कोष की भित्ति में क्या क्या बचेगा? केवल बाह्य त्वचा से एपिडर्मिस कहते हैं, और अंतः त्वचा से एंडोथीसियम कहते हैं। केवल ये दो रह जाएंगी। पराग कोष का मैं यहाँ लिखूं तो ये यहाँ पे लिखा मैंने, पराग कोष की भित्ति। पराग कोष, पराग कोष की भित्ति में क्या परत है बेटा? 4। ठीक है बेटा, 4। पहली क्या है? एपिडर्मिस, एपिडर्मिस। दूसरी एंडोथीसियम, एंडोथीसियम। और तीसरी है मिडिल लेयर। और चौथी आपकी टेपिटम। देखिए बेटा, मिडिल लेयर और टेपिटम। बताइए बेटा, क्या इतनी बात क्लियर है? देखिए, जब क्या होगा, पराग कोष का स्फुटन होगा या पराग कोष फटेगा बेटा, तो कौन कौन सी नष्ट हो जाएंगी यहाँ देखेंगे। तो आपकी ये जो मध्य परत है, मिडिल लेयर, और ये जो टेपिटम है, ये नष्ट हो जाती है बेटा। ये दोनों क्या हो जाएंगी? नष्ट हो जाएंगी। केवल क्या बचेगी? एपिडर्मिस और एंडोथीसियम। एपिडर्मिस माने बाह्य त्वचा और अंतः त्वचा। ठीक है बेटा, बाह्य त्वचा और अंतः त्वचा बचती है। फिर क्या होगा? फिर क्या होगा? पराग कोष का स्फुटन अनुदैर्ध्य दरार बनने से होता है। यह आपका पराग कोष है, इसमें ऐसी सीधी दरारें आएंगी बेटा। तो किससे होता है? अनुदैर्ध्य दरार बनने से होता है, जो प्राय दो परागधानियों के मिलने के स्थान पर होती है बेटा। अब इसका मतलब क्या है? फिर एक और चीज देखेंगे। स्फुटन के फलस्वरूप परागकण स्वतंत्र हो जाते हैं। ये आपको पॉइंट ध्यान रखने हैं। अब क्वेश्चन के रूप में लिखता हूँ बेटा इन पॉइंटों को। क्वेश्चन के रूप में पॉइंटों को लिखता हूँ क्या? सबसे पहला पहला क्वेश्चन है, पराग कोष के स्फुटन के समय क्या क्या नष्ट हो जाता है। क्वेश्चनों को ध्यान रखते चलेंगे। पहला क्वेश्चन ध्यान रखेंगे, पराग कोष, अब पराग कोष के स्फुटन के समय, पराग कोष के स्फुटन क्या 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 होगा बेटा? नष्ट हो जाता है।
पराग कोश के स्फुटन के समय क्या क्या नष्ट हो जाता है? बताइए बेटा, पहला क्वेश्चन तो ये है आपका। सेकंड क्वेश्चन उसी के साथ क्या लिखा है बेटा? अगला, पराग कोश भित्ति में बेटा कौन कौन सी, ये ध्यान रखेंगे बेटा, ये वाला पॉइंट ध्यान रखेंगे आप, एक मिनट। पराग कोश के स्फुटन के समय क्या क्या नष्ट हो जाता है तथा क्या क्या बचता है, तथा क्या क्या बचता है, क्या क्या नष्ट होगा? तो आंसर क्या है? एपिटम और मध्य परत नष्ट हो जाएगी और एंडोथीसी, एपिडर्मिस और एंडोथीसियम बचेंगे। अब देखिए, अब देखेंगे ये क्या है बेटा, ये आपका पुंकेसर की संरचना है बेटा, पूरी पूरी पुंकेसर की संरचना है बेटा, ये आपकी, या आपकी पूरी किसकी संरचना है बेटा? पुंकेसर की। ठीक है, पुंकेसर की संरचना में कितने भाग होते हैं? पहला भाग होता है जिसे बोलते हैं परागपाली या परागकोश, इसे परागकोश भी कहते हैं, पराग, और इसे लघु बीजाणुधानी भी कहते हैं। दूसरा भाग क्या होता है? योजी, ये वाला भाग, ये जो भाग है योजी। तीसरा भाग होता है तंतु या पुतंतु। अब देखिए परागकोश का क्या हुआ है, परागकोश यहाँ से फटा है बेटा, स्फुटन हुआ है, इसे परागपुट भी बोला है बेटा, देखिए। ठीक है, पराग के स्फुटन से क्या हुआ है बेटा, देखिए ये आपके पराग कण बाहर निकलकर स्वतंत्र हो गए बेटा, पराग कण क्या हो गए? स्वतंत्र हो गए, स्वतंत्र हो गए बेटा। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे, परागकोश के स्फुटन के समय मध्य परत व टेपिटम स्तर नष्ट हो जाते हैं। इस प्रकार परागकोश भित्ति में कितनी बचेंगे, कौन कौन बचेगा बेटा, और कौन कौन रहेगा, कौन कौन नष्ट होगा? ठीक है, आइए, और पेपर में जो लिख के लाने बेटा उसको मैं आपको एक मिनट हाईलाइट कर दूं सारी चीजों को। पेपर में आपको क्या क्या लिख कर आना है, कैसे कैसे, इसमें से क्या क्या लिखेंगे, जो बेटा पॉइंटों को हाईलाइट करूंगा केवल वही पॉइंट आपको लिखने हैं, उसके अलावा कुछ नहीं, उसके अलावा नहीं लिखना है कुछ भी। ठीक है, आइए, तो यहाँ लिखेंगे पहले, परागकोश के स्फुटन के समय मध्य परत व टेप्टन स्तर नष्ट हो जाते हैं, तो यहाँ से लिखेंगे बेटा, पहला यहाँ से लिखेंगे। तो बेटा क्या लिख रहा है ये, परागकोश के स्फुटन के समय क्या क्या नष्ट हो जाएंगे बेटा? टेपिटम, अब बेटा मध्य परत और टेपिटम क्या हो जाते हैं? नष्ट हो जाते हैं। ठीक है, और परागकोश भित्ति में क्या क्या बचता है? इस प्रकार परागकोश भित्ति में केवल बाह्य त्वचा और बेटा आपकी अंतः त्वचा रह जाती हैं, ये ध्यान रखेंगे बेटा। ठीक है, और क्या ध्यान रखेंगे? परागकोश का स्फुटन या परागकोश जो फटना है बेटा, परागकोश का स्फुटन किससे होगा? अनुदैर्ध्य दरार बनने से होता है, अनुदैर्ध्य दरार बनने से होता है बेटा। ठीक है, अनुदैर्ध्य दरार बनने से होता है, और इस फुटन के फलस्वरूप परागकण क्या हो जाते हैं बेटा? परागकण अलग निकल जाते हैं या स्वतंत्र हो जाते हैं, परागकण स्वतंत्र हो जाते हैं। जो आपके हाईलाइट किए हुए पॉइंट है बेटा उनको आप अपने एक एक पॉइंट में कवर कर लेंगे। ठीक है, आइए, दूसरा, परागकोश से स्वतंत्र होने से पहले, परागकोश से स्वतंत्र होने से पहले परागकण अंकुरित हो जाएंगे बेटा, अंकुरण हो जाएगा बेटा। ठीक है, इस क्रिया में क्या होगा बेटा? इस क्रिया में सर्वप्रथम परागकण का केंद्रक पराग भित्ति की ओर जाकर समसूत्री विभाजन द्वारा दो केंद्र, देखिए इसमें सबसे पहले आपको पॉइंट क्या ध्यान रखना है, सबसे पहला पॉइंट ध्यान रखेंगे, परागकोश से स्वतंत्र होने के पहले ही, ये ध्यान रखना, परागकोश से स्वतंत्र होने से पहले ही बेटा क्या होगा? परागकणों का अंकुरण हो जाता है, अंकुरण माने बेटा अंकुरण हो जाता है। ठीक है, फिर क्या है? इस क्रिया में सर्वप्रथम परागकण का केंद्रक, देखिए क्या होता है बेटा, परागकण का जो केंद्रक है, परागकण का केंद्रक क्या करेगा बेटा? परागकण भित्ति की ओर जाकर समसूत्री विभाजन द्वारा, कौन सा विभाजन देखा जाएगा, ये ध्यान रखना, समसूत्री विभाजन द्वारा किसमें हो जाएगा? दो केंद्रक में विभाजित हो जाता है, किसमें हो जाता है बेटा? दो केंद्रक में विभाजित हो जाता है। यहाँ आपको लिख के बता देता हूँ कैसे, देखिए क्या लिखा है, परागकण का केंद्रक, ये परागकण है का ये केंद्रक, क्या होगा बेटा? क्या होगा? समसूत्री विभाजन होगा बेटा, क्या होगा? समसूत्री विभाजन,
समसूत्री विभाजन। और समसूत्री विभाजन द्वारा बेटा क्या होता है? विभाजन द्वारा दो केंद्रक में विभाजित हो जाएगा बेटा। दो केंद्रक, एक दो केंद्रक में विभाजित हो गया बेटा। परागकण का केंद्रक है, समसूत्री विभाजन द्वारा दो केंद्रक में विभाजित हो गया। ठीक है, इसमें बड़े केंद्रक को नली केंद्रक तथा छोटे केंद्रक को जनन केंद्रक। इसमें बेटा दो केंद्रक होंगे। पहला ये बड़ा केंद्रक, इस बड़े केंद्रक को क्या कहेंगे? नली केंद्रक। बड़ा केंद्रक क्या कहलाएगा? नली केंद्रक। और छोटा केंद्रक क्या कहलाएगा बेटा? शायद छोटे केंद्रक को क्या कहते हैं? जनन केंद्रक। बड़े को नली, छोटे को जनन केंद्रक। तो बेटा इतनी बातें क्लियर है? लिख देंगे इसमें क्या है। हाँ भैया, मैं बड़े केंद्रक को नली केंद्रक, तो इसमें बेटा क्या है? बड़े केंद्रक को क्या कहते हैं बेटा? बड़े केंद्रक को नली केंद्रक तथा छोटे केंद्रक को जनन केंद्रक कहते हैं। बड़े केंद्रक को नली केंद्रक तथा छोटे को जनन केंद्रक कहते हैं। फिर इस अवस्था में परागकण परागकोश को छोड़ देते हैं तथा परागकणों का आगे विकास मादा पुष्प के स्त्री केसर के वर्तिकाग्र पर होता है। परागकण के द्वारा परागण के होता है। मैं पॉइंट आपको यहीं तक ध्यान रखना है। उसके बाद क्या लिखना है? बस इस अवस्था में परागकण परागकोश को छोड़ देते हैं तथा परागकणों का आगे परागकणों का आगे का विकास मादा पुष्प के वर्तिकाग्र के या स्त्री केसर के वर्तिकाग्र पर होता है। अब इसको हम पढ़ेंगे बेटा। परागकणों का मादा के वर्तिकाग्र पर जाने की क्रिया को परागण कहते हैं बेटा। क्या कहते हैं? परागण। पहले बेटा जो हाईलाइट पॉइंट किए हैं उनको आप ध्यान रखेंगे बस, उसके बाद के नहीं। अगले पर आइए। अगला है परागण किसे कहते हैं, वही बात आ गई बेटा, परागण। तो देखिए, एक मिनट। क्या आपका मैंने बनाया परागकोश। इस परागकोश में क्या पाए जाएंगे? इसमें पाए जाएंगे परागकण। क्या पाए जाएंगे बेटा? परागकण। ठीक है, और यहाँ आएगी ये मादा पुष्प का ये वर्तिकाग्र। वर्तिकाग्र, ये वर्तिका, ये वर्तिका। इन पराग कणों का वर्तिकाग्र पर पहुंचने की क्रिया, किसका? पराग कणों का। पराग कणों का मादा पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचने की क्रिया को परागण कहते हैं बेटा। क्या कहते हैं? परागण कहते हैं। इधर आइए। तो परागण क्या है बेटा? बहुत अच्छे से आप समझेंगे, बहुत अच्छे से समझेंगे। पराग कोश में बने परागकण। देखिए बेटा क्या लिख रहा है? पराग कोश में बने पराग कणों का, क्या लिख रहा है? पराग कोश में बने पराग कणों का मादा पुष्प के वर्तिकाग्र तक, मादा पुष्प के वर्तिकाग्र तक पहुंचने की घटना को परागण कहते हैं। ठीक है बेटा, परागण कहते हैं। अगला, परागण के बाद पुंकेसर और दल बेटा क्या हो जाते हैं? दल गिर जाते हैं। पुंकेसर और दल गिर जाते हैं। अगला, बस इतना ही ध्यान रखेंगे, इसके अलावा कुछ ध्यान नहीं रखेंगे, केवल इतना ध्यान रखें। अगला पॉइंट है परागण के प्रकार। अगला ध्यान रखें, परागण के प्रकार। अगला ध्यान रखेंगे, परागण के प्रकार। तो परागण बेटा दो प्रकार का होता है। परागण कितने प्रकार का होगा बेटा? परागण आपका कितने प्रकार का होगा बेटा? दो प्रकार का बेटा। परागण कितने प्रकार का होगा? दो प्रकार का। पहला स्वपरागण और दूसरा होगा आपका पर परागण। पहला आपका स्वपरागण और दूसरा पर परागण बेटा। स्वपरागण क्या है? जब किसी एक पुष्प के परागकण उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर गिरे। जैसे एक मिनट, जब बनाए तो अच्छे से
अब आइए, अब सुनिए बेटा। अब देखिए, ये एक पुष्प है जिसमें क्या है बेटा, जिसमें पराग कोश भी है। ये क्या है, पराग कोश, पराग, इसमें पराग कोश भी है और आपकी वर्तिकाग्र भी है बेटा, या वर्तिका भी है। जब इस पुष्प के पराग कण, और इस पराग कोश में क्या पाया जाता है बेटा, इस पराग कोश में आपके पराग कण पाए जाते हैं। जब इसी पुष्प के पराग कण यहां से निकलकर इसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर गिरते हैं तो इसी क्रिया को स्वपरागण कहते हैं। जब इसी पुष्प के पराग कण इसी पुष्प के किस पर गिरे, वर्तिकाग्र पर गिरे, तो इसे स्वपरागण कहते हैं। ये लिख रही है आपकी, जब किसी एक पुष्प के पराग कण उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर क्या हो बेटा, गिरते हैं तो इसी घटना को क्या कहते हैं, दूसरे नहीं, यहाँ से वो करेंगे। काम की बात जो हाईलाइट पॉइंट लिखूंगा केवल वही होगी, काम की बात जो हाईलाइट पॉइंट लिखा जाएगा केवल वही है बेटा है। जब किसी एक पुष्प में उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर वर्तिकाग्र पर वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं तो इस घटना को स्वपरागण कहते हैं। केवल जो हाईलाइट पॉइंट लिखा है सीधा उसके आगे ऐसे ही लिख कर आना है बेटा पेपर में, जिस तरीके से लिखा है, ठीक है। स्वपरागण देख लिया आपने। अब आते हैं पर परागण। इसमें क्या है, पुष्प की जाति समान होगी बेटा, पुष्प की जाति तो समान होगी, ठीक है, लेकिन वर्तिकाग्र और परागकोश अलग होंगे। जब किसी एक पुष्प के पराग कण है बेटा, यहाँ पे लिखेंगे पराग कण, देखते हुए चलेंगे, यहाँ पे पराग कण आएगा। पराग, जब एक पुष्प के परागकण उसी जाति के पुष्प क्या लिख देते हैं, पराग, जब एक पुष्प के परागकण उसी जाति के दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं तो इस घटना को पर परागण कहते हैं बेटा, ठीक है। तो आइए, तो क्या लिखेंगे, जब एक पुष्प के परागकण दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं तो इस घटना को पर परागण कहते हैं बेटा, इस घटना को क्या कहेंगे, पर परागण, ठीक है। काम की बात ध्यान रखेंगे, तो हाईलाइट लिखा जा रहा है बेटा वही आपके काम की बातें हैं, जो भी मैं हाईलाइट लिख रहा हूँ वही आपको अपनी फेयर जो भी आप नोट्स बना रहे हैं उसमें लिखना है, ठीक है। उसके अदरवाइज आपको कोई भी पॉइंट नहीं लिखना है, ठीक है। अगला ये, अगला आप देखिए इंपॉर्टेंट है नर जनन तंत्र। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है नर जनन तंत्र बेटा, ध्यान रखेंगे। नर जनन तंत्र आपका बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखेंगे। तो इसमें पॉइंट क्या है बेटा, सबसे पहला इसमें देखिए क्या लिखेंगे, इसमें सबसे पहली हेडिंग आएगी आपकी वृषण, सबसे पहली हेडिंग है आपकी वृषण। तो वृषण में क्या ध्यान रखेंगे, वृषण क्या है बेटा, यह नर जनन तंत्र का प्रमुख अंग होता है, बिल्कुल सही, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक। नर जनन तंत्र का क्या बेटा, प्रमुख अंग होता है। और ये किस में पाए जाते हैं, यह एक थैलेनुमा संरचना में पाए जाते हैं जिसे वृषण कोश कहते हैं, संरचना में बंद होते हैं जिसे वृषण कोश कहते हैं। और वृषण कितने पाए जाते हैं, एक जोड़ी होंगे या दो होंगे, इसकी संख्या कितनी होती है, दो होती है या एक जोड़ी होती है, ठीक है। वृषण में किसका निर्माण होता है बेटा, वृषण में शुक्राणु का निर्माण होता है, वृषण में किसका निर्माण होगा बेटा, शुक्राणु का निर्माण होता है। और वृषण से कौन सा हार्मोन निकलता है बेटा, वृषण से कौन सा हार्मोन, तथा टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का स्त्रावण होता है।
और एक चीज ध्यान रखेंगे, ये जो टेस्टोस्टेरोन है ये क्या है बेटा? टेस्टोस्टेरोन क्या है? नर लैंगिक हार्मोन है बेटा। क्या है? नर लैंगिक। टेस्टोस्टेरोन क्या है बेटा? नर लैंगिक हार्मोन है, ये ध्यान रखें। टेस्टोस्टेरोन क्या है? नर लैंगिक हार्मोन। अच्छा, अब अगला आता है आपका अधिवृषण। अधिवृषण, ठीक है बेटा। तो अधिवृषण में क्या देंगे? यह के ऊपर, किसके ऊपर? वृषण के ऊपर। यहाँ लिख लेंगे बेटा, कुछ थोड़ा चलिए, तो यहाँ लिखेंगे यह, यहाँ लिख देता हूँ वृषण। यह वृषण के ऊपर एक कुंडलित नलिका होती है। चलिए अवस्था में ठीक है, एक ही बात है। यह वृषण के ऊपर किस अवस्था में होगी? कुंडलिक अवस्था में होती है। और ये कितनी होगी? लगभग 6 सेंटीमीटर बेटा। कैसी होगी? 6 सेंटीमीटर लंबी होगी और कुंडलियों में पाई जाएगी बेटा, कुंडलियों के रूप में। तो क्या है? यह लगभग 6 सेंटीमीटर लंबी होगी और कैसी होगी? अत्यधिक कुंडलित नलिका है बेटा। तो यहाँ हाईलाइट लिखे जा रहे हैं बेटा, देखिए ये पीपीटी है, ये देखिए। आप केवल काम की बात ध्यान रखें, आप अपने हाथों से बेटा नोट्स, आप अपने हाथों से भी नोट्स को बनाएंगे। क्यों? क्योंकि बेटा आप इसमें से सारे पॉइंट निकाल लेंगे बेटा, सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट आप निकाल लेंगे, ठीक है। सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो 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 हाईलाइट किया जा रहा है बेटा, केवल उसको सीधे सीधे लिखते जाना। जैसे यहाँ कोई चीज छोड़ दी, इसका आगे से लिखना है, ठीक है। अगला, इसमें क्या होगा अधिवेशन में? इसमें शुक्राणु परिपक्व होते हैं। इसमें शुक्राणु क्या होंगे? परिपक्व होते हैं। और इसका आकार किसके समान होगा बेटा? इसका आकार घोड़े के नाल, घोड़े की जो नाल है बेटा, उसके आकार का होता है। इसका आकार किस आकार का होगा? घोड़े की नाल के आकार का होता है। तो बेटा इसको ध्यान रखेंगे अच्छे से। अब देखिए बेटा, इस डायग्राम में कुछ चीज देखेंगे आप। सबसे पहले इधर आइए, हम पढ़ेंगे शुक्र वाहिनी के बारे में। हम किसके बारे में पढ़ेंगे? शुक्र वाहिनी। फिर शुक्राशय, उसके बाद शिश्न, ठीक है बेटा। शुक्र वाहिनी, शुक्राशय, शिश्न। अब इसको देख लीजिए, शुक्राशय कहाँ है बेटा? ये रहा आपका शुक्राशय, ये रही बेटा शुक्राशय संरचना। ठीक है। अगला, शुक्र वाहिनी कहाँ है बेटा? शुक्र वाहिनी आपकी कहाँ गई? शुक्र वाहिनी आपकी कहाँ गई? शुक्राशय, शुक्रवाहक, एक मिनट। शुक्रवाहक कोई शुक्र, पहले एक मिनट देखिए इसमें शुक्र वाहिनी में क्या लिखेंगे। यह लगभग 20 से 25 सेंटीमीटर लंबी एक नलिका होती है। बड़ा आकार ध्यान रखना कितना होता है इसका? 20 से 25 सेंटीमीटर। आकार कितना है इसका? यह लगभग 20 से 25 सेंटीमीटर लंबी नलिका होती है। और जो कहाँ पाई जाएगी बेटा? जो वृषण तथा अधिवृषण में बने शुक्राणु का बेटा क्या करती है? शुक्राशय तक ले जाती है। जो भी वृषण में शुक्राणु बने हैं और अधिवृषण में शुक्राणु परिपक्व हुए हैं, उनको कहाँ तक ले जाएगी बेटा? उनको शुक्राशय तक ले जाती है। शुक्राशय कहाँ है आपका? शुक्राशय कहाँ है बेटा आपका? देखिए इसमें शुक्राशय ये रहा आपका, ये रहा आपका शुक्राशय। तो शुक्रवाहिनी क्या करेगी बेटा? जो भी वृषण, ये रहा वृषण बेटा, देखिए ये आपका क्या है बेटा? ये वृषण है बेटा, ये वाला वृषण है, ये रहा। ये आपका बेटा वृषण है। ये वृषण के पीछे वाली जो संरचना है बेटा, ये आपकी अधिवृषण है, ठीक है। ये ध्यान रखेंगे। आइए, तो क्या करेगी बेटा? शुक्राशय तक ले जाती है बेटा, ठीक है। कहाँ तक ले जाएगी? इस शुक्राणुओं, शुक्राशय तक ले जाती है। और क्या करते बेटा? यह शुक्राशय वाहिनी से जुड़कर, यह शुक्राशय वाहिनी से जुड़कर क्या करेगी बेटा? स्खलन वाहिनी बनाती है।
शुक्राशय वाहिनी से मिलकर क्या बनाएगी बेटा, स्खलन वाहिनी, मतलब निकालने वाली वाहिनी। स्खलन माने होता है बेटा निकालना, स्खलन वाहिनी बनाती है। अब आएंगे बेटा शुक्राशय में, क्या लिखेंगे, यह एक मासल थैली संरचना होती है। कैसी बेटा, मस्क्यूलर होती है बेटा, मासल थैली संरचना होती है। इसमें क्या होते हैं बेटा, इसमें शुक्राणुओं को लंबे समय तक सुरक्षित किया जाता है। इसमें शुक्राणु को लंबे समय तक सुरक्षित या सुरक्षित रहते हैं, तथा शुक्राणुओं का पोषण होता है बेटा, ये ध्यान। इसमें होगा शुक्राणु का पोषण शुक्राशय में। लंबे समय तक शुक्राणु कहाँ रखे जाएंगे, शुक्राशय में। अब पढ़ेंगे शिश्न, क्या देखेंगे बेटा, शिश्न। शिश्न, पेनिस, क्या लिखेंगे, पेनिस क्या है बेटा, ये भी बेटा मस्कुलर स्ट्रक्चर है। यह एक ऐसी मासल संरचना है, मासल माने मस्कुलर स्ट्रक्चर, यह एक ऐसी मासल संरचना जो क्या है बेटा, जो त्वचा से ढकी रहती है। यह एक बेटा, ये क्या है, यह एक मैथुन अंग है, ये ध्यान रखेंगे। नर का मैथुन अंग क्या होता है बेटा, शिश्न होता है, ध्यान रखेंगे। नर का मैथुन अंग शिश्न होता है, जो क्या करता है बेटा, शुक्राणुओं का बेटा क्या करता है, शुक्राणुओं का फीमेल वेजाइना में स्थान करता है बेटा, है ना। अगला क्या है, प्लस शिश्न किसका साझा मार्ग होता है, देखिए शिश्न क्या होगा, ये मूत्र व वीर्य का क्या होगा बेटा, साझा मार्ग होगा। मतलब यहाँ से ही मूत्र और वीर्य दोनों जाएंगे बेटा। मूत्र व वीर्य का क्या होता है बेटा, साझा मार्ग होता है, ये चीज ध्यान रखेंगे। हाँ बेटा, तो बताइए क्या इतनी बातें क्लियर है बेटा, बताइए क्या इतनी बातें क्लियर है। शुक्राशय हमने पढ़ा है बेटा, शिश्न के बारे में। शिश्न क्या है बेटा, ये एक मस्क्यूलर स्ट्रक्चर है जो बड़ा त्वचा से ढका होगा, ठीक है। आइए फिर इससे बड़ा क्या आएंगे, इससे मूत्र और वीर्य दोनों निकलते हैं बेटा, ठीक है। अब आइए